हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी के सामने हाज़िर हूँ आपके लिए लेकर आपके अपकमिंग एसएससी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स पेपर की स्ट्रैटेजी को। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलरली एक सवाल पूछ रहे थे कि सर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, सो प्लीज़ डू टेल अस कि हम अगले 60-65 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी चारों ही सब्जेक्ट्स के अंदर स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करें, कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को यूज़ करें, अपने समय को किस प्रकार से प्रतिदिन हम इस हिसाब से चलाएँ कि हमें इस प्रीलिम्स पेपर को क्लियर करने में कोई इश्यू ना आए। एक-एक करके हर छोटे-छोटे टॉपिक्स को हम पॉइंट्स को उठाते हुए चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। एग्ज़ामिनेशन डेट क्लियर है सभी को, जुलाई 14 को आपका इन्होंने शेड्यूल दिया है कि भई वहाँ से आपके प्रीलिम्स के पेपर कराए जाने शुरू होंगे। मैं देखो एक ऑन एन एवरेज एक सिंपल स्टूडेंट की बात करूँगा, यूआर कैटेगरी को काउंट करते हुए चलूँगा। उसी हिसाब से हर कोई स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी को अपने नंबर्स के उनको कितने टारगेट करने हैं, उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका पेपर आपसे लगभग 60 दिन दूर है। अब इसमें आप में से अगर कोई बिगिनर है या फिर किसी ने एक ऑन एन एवरेज बेसिस पर तैयारी अपनी कर रखी है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी सिलेबस थोड़ा बहुत किया है या फिर किसी ने पूरा कर रखा है। तो उसी हिसाब से मैं हर टॉपिक के ऊपर आकर आपको बताता रहूँगा कि कोई पहली बार कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, किसी ने कर रखा है तो वो क्या कर सकता है और किसी ने अगर ऑलरेडी पेपर को अटेम्प्ट किया है, वो पिछले साल रह गए थे और इस साल उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बिगिनर को लेकर बात करूँगा। देखो जब हम अपने किसी भी एग्ज़ाम से पहले उतरते हैं, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ टू नो आवर सिलेबस कि हमारा सिलेबस क्या है। बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, एग्ज़ाम के अंदर पहले अपीयर किया है, उन सभी स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में प्रॉपर्ली पता होगा कि भाई मेरे 4 सब्जेक्ट आएँगे प्री के पेपर के अंदर। मेरा रीज़निंग आएगा, मेरा जीएस आएगा, मेरा इंग्लिश आएगा और मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आएगा। अब मैं आपसे अगर बात करूँ कि यार टाइम उतना नहीं है कि मैं एक फाउंडेशन तरीके से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को खत्म कर दूँ। तो एज़ अ बिगिनर या फिर कोई अगर इंटरमीडिएट लेवल पर है जिसने पहले थोड़ा बहुत तैयारी कर रखा है, सिलेबस कर रखा है, मैं आपसे सिंपल सी चीज़ कहूँगा। आपने जिससे भी किया है, जिससे भी आप पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं, आपको अपने चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर पहले एक-एक करके आना पड़ेगा। अपकमिंग 50 दिन की एक स्ट्रैटेजी को सेटअप करना पड़ेगा एंड देन उसको फ़ॉलो करके आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर लो। आपको पता है टियर 1 एग्ज़ामिनेशन आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके बाद अक्टूबर मंथ में जाकर आपका मेंस होगा। यानी कि प्री के बाद आपको ढाई महीने मिलेंगे। वहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी दौड़ को, अपनी तेज़ी को मेंटेन करते हुए दौड़ पाओगे और वहाँ पर ही आपकी मेरिट लिस्ट भी डिसाइड करेगी कि आपको कौन-सी पोस्ट या फिर कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो प्री को लेकर मैं डिस्कशन करूँगा, एक-एक करके सब्जेक्ट पर आएँगे। पहली चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा आपके रीज़निंग से। 60 मिनट का पेपर होता है, 100 आपके सवाल आते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के अंदर आपके 25 सवाल होते हैं। कट ऑफ की सबसे पहले मैं चलो आपसे बात कर लेता हूँ। पिछले साल के अंदर आपने देखा कि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? जिसकी वजह से जो प्रीलिम्स के पेपर की कट ऑफ थी वो इन लोगों ने आपकी काफ़ी कम दी थी सो दैट के मैक्सिमम नंबर को वो आपका मेंस को लेकर बुला सकें एंड देन अकॉर्डिंगली आपकी सीट्स को एलोकेट कर सकें। सीट इस बार कम रहने वाली हैं और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर सीट कम रह गई हैं, अब तो देखो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। कुछ आपको यार ऐसे नहीं सोचना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, एक आपके पास है ना एक वो बकेट है ना आपके पास 10,000 8,000 सीट वाला, उसमें से ले लेंगे ना कोई सी भी सीट। ठीक है, तो उस चीज़ को प्लीज़ एक बार आप साइड में रख देना। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पिछले साल की कट ऑफ को देखकर खुश नहीं होना है। 114 नंबर लेकर आने हैं यूआर कैटेगरी के अंदर और हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, फिर मेंस लिखेंगे हम। जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप एटलीस्ट 140 नंबर टारगेट करके चलें, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ उतनी जाएगी या नहीं जाएगी, बट मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इतना नंबर अपने दिमाग में रख के चलें कि यार इससे मुझे ऊपर लाना है। तो एक टारगेट मैंने आपके सामने मार्क्स का सेट कर दिया है कि आपको इसको लेकर एटलीस्ट तैयारी करनी है। प्री है, ज़्यादा लाने का भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर तो देखो जुड़ नहीं रहे हैं, है ना? और कम भी रह जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमें प्री वाली जो सीमा रेखा है उसको पार करना है। एक-एक करके हर सब्जेक्ट पे बात करेंगे। रीज़निंग पर आ जाते हैं। जनरली स्टूडेंट रीज़निंग को ऐसे मानते हैं कि भई 50 नंबर के हमारे सामने सवाल आएँगे 25, कुछ नहीं होता है उसमें। उसमें तो 50 में से 50 सवाल हम मतलब 50 में से 50 नंबर लेकर आ सकते हैं। लेकिन देखो कुछ-कुछ एरियाज़ होते हैं यार, जैसे कि आपका सीरीज़ वाले सवाल होते हैं जिसमें कि नंबर सीरीज़ या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आपको दे दी जाती है।
कोडिंग डिकोडिंग वाला आपका एक सेक्शन होता है, वहाँ पर कभी-कभी घबराहट हो जाती है। आपके मैट्रिक्स फॉर्मेशन जो आते हैं जिसमें कि एक मैट्रिक्स दे रखा होता है और उसमें किसी जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछ लिया जाता है कि इस ब्लैंक के अंदर आपकी कौन-सी चीज़ आएगी। ब्लड रिलेशन के अंदर कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को आपकी फिगर काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, 60 दिन के अंदर आपने अगर कहीं से अपना फाउंडेशन पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार आप यूट्यूब के ज़रिए या फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, एक बार बेसिक से आप उसके टॉपिकल वाइज़ चीज़ों को अपने सामने से निकाल दीजिए। पहले आपको एक बेसिस देख लेना है कि हर टॉपिक के अंदर जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वो किस प्रकार की पूछी जाती हैं। उस पर बनने वाले सवालों को एक बार आपको देख लेना है कि भई इस पर इस प्रकार के आपके सवाल बनते हैं। अगली चीज़ आती है, हमें अगर अपने रीज़निंग के इन टॉपिक्स को बहुत बेहतर बनाना है और वो वाले टॉपिक्स जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, तो आपको उनके ऊपर करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करें? बेस्ट सोर्स आपके इस यूट्यूब के ऊपर भी मैं आपको रीज़निंग के 2022 के प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अगर आप अपने एंड से भी कर रहे हैं तो पिछले 3 साल के ना सिर्फ एसएससी सीजीएल, आप बाकी के एग्जाम के भी प्रीलिम्स के पेपर उठाइए और वहाँ से रीजनिंग के सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी सवाल को सॉल्व कर लिया, खुश नहीं होना है। आपको सोचना है कि यार इस प्रकार का जो इन्होंने फॉर्मेशन या फिर जो भी मेरे से लॉजिक पूछा है, कल को अगर इसको हल्का-फुल्का घुमाकर ही पूछने लग गए, तो क्या मुझे वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो आपको उन सवालों के अंदर मॉडिफिकेशंस करके भी देखना है कि यार ये ऐसे भी सोच सकता है, मेरी अप्रोच इस प्रकार की रहनी चाहिए। जैसे कि रिलेटेड नंबर पेयर्स आते हैं कि एक ए नंबर दिया गया है, एक बी नंबर दिया गया है, ए और बी में कुछ रिश्ता है, उसी प्रकार सी दिया जाता है और सी की तुलना में बताना होता है कि भाई डी से वो किस प्रकार से वही सेम रिलेशन रखेगा, जैसे कि ए और बी के अंदर रखा था। तो जो ए और बी वाला पेयर हम देखते हैं तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि यार ए नंबर बी नंबर को अप्रोच कैसे कर सकता है, उनके बीच का अंतर कैसा है। ए को क्या मैं क्यूब करूं, स्क्वायर रूट करूं, इसमें कुछ प्लस करूं, इसमें कुछ माइनस करूं या डिवाइड करके कुछ ऐड करूं। वो तब आता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा पिछले 3 सालों के ना सिर्फ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू जैसे पेपर के सवालों को उठाइए और उनको देखिए और देखो अपने साथ ईमानदार रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ईमानदारी के साथ, कि आपको संतुष्टि मिले कि हाँ जी मैंने प्रैक्टिस की है उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि जनरली पेपर में गलत हो जाते हैं स्टूडेंट से, तो आपको अच्छा फील होगा और आपको अच्छा फील करते हुए ही इस पेपर को लिखने जाना है। तो रीजनिंग को लेकर मैंने कहा, अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, एक बार आप अपनी बेसिक क्लासेस टॉपिकल वाइज निकाल लीजिए अपने सामने से, यूट्यूब से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से, अनअकैडमी से या जिससे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं। एक बार बेसिक्स देख लीजिए, नहीं है यूट्यूब पर अवेलेबल है सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद करिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पिछले 3 सालों के प्रीलिम्स के पेपर के सवालों की, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बाकी मैं भी कराऊंगा आपको आपके इस यूट्यूब के ऊपर। समझ रहे हो? कंटेंट देख लिया, टॉपिक्स देख लिए, उससे बनने वाले हमने फंडास देख लिए और उसके बाद हमने सिर्फ प्रैक्टिस लगाई। वैसे प्रैक्टिस के अंदर ही आपको मल्टीपल प्रकार के तरीके पता चल जाते हैं। अगली चीज़ हम आएंगे वो होगा जीएस, जो कि मेरा भी सब्जेक्ट है। जीएस को लेकर अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार 60 दिन बचे हैं तो कौन सी वो चीज़ है जिसको हम छोड़ दें, कौन सी वो चीज़ है जिसको मैं साइड में रख दूं और मुझे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। सबसे पहले मैं आपसे इन टॉपिक्स की बात करूंगा जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वाले टॉपिक्स का पहले डिस्कशन करता है। हिस्ट्री की बात करूं, आई नो एंशियंट हिस्ट्री का शुरुआती दौर है जिसमें हम स्टोन एज वगैरह देखते हैं, वहां से उतने सवाल नहीं बनते हैं। लेकिन पिछले सालों के पेपर उठाइएगा आप, कई सारी साइट्स के बारे में पूछा गया। उन्होंने पूछ लिया कि भी इसमें बताइए, दिए गए विकल्प में से साइट का नाम दे दिया कि ये नियोलिथिक साइट है, ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है। अब वो चीज़ें आपको कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? जब आप स्टोन एज पढ़ रहे होते हो। स्टोन एज में आप पैलियोलिथिक एज, अर्ली पैलियोलिथिक एज, ये जो पूरा का पूरा टाइमलाइन डिवीजन होता है, इसमें आप बहुत सारी साइट्स को देख रहे होते हो कि भाई ये वाले टाइम के कुछ-कुछ आपके स्थल यहाँ-यहाँ पर मिले हैं। तो एटलीस्ट हमें अगर एंशिएंट हिस्ट्री का स्टोन एज डिस्कस करना है या फिर पढ़ना है, तो हमें वो साइट्स ज़रूर देखनी होंगी। उन्हें स्थलों को ज़रूर देखना होगा कि ये स्थल है कहाँ पर? क्योंकि वैसे करके ऐसे-ऐसे सवाल पूछता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वैदिक एज में आते हैं, महाजनपद एज के अंदर आते हैं, संगम एज की तरफ जाते हैं और प्राचीन भारत की मल्टीपल डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। यार हमें एक एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस, ठीक है? तो आपको अनअकैडमी पर भी मल्टीपल आपके प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएँगे या फिर आपको आपके पास बुक होगी ल्यूसेंट की, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास किरण पब्लिकेशन की पिछले सालों की पीवाईक्यूज़ की बुक होगी,
आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रखोगे, चाहे वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, पूरे के पूरे पैटर्न का आपको थ्योरेटिकल सेक्शन रेगुलरली रिवाइज करना है। रेगुलरली एक साइकिल पूरी कर ली, दोबारा से आइए, वो साइकिल पूरी होगी, दोबारा आइए। ये रिवीजन वाली साइकिल आपकी चलती रहेगी और पैरेलली चलता रहेगा आपका प्रैक्टिस पार्ट। चाहे वो एसएससी के अंदर पूछे गए सवाल हो किसी भी एग्जाम के, या फिर वो बाकी के किसी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, ये कवरेज आपको जरूर करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि इकोनॉमिक्स को लेकर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये छोड़ दें, क्या देखो इकोनॉमिक्स छोड़ना नहीं चाहिए यार आपको। इकोनॉमिक्स आपके माइंडसेट को क्रिएट करता है कि आप करंट अफेयर में उठने वाली जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी करंट अफेयर के सवालों में, आप उनको तभी तो देखोगे जब आपको उन टर्म्स के बारे में पता होगा। एक करंट अफेयर में आपसे पूछ लिया गया कि भाई हाल ही में फला फला किसी एजेंसी के द्वारा किसी पर आपका पेनल्टी लगाया गया, कितने का पेनल्टी था। तो आप लोगों को अगर ये पता होगा कि यार ये जो एजेंसी होती हैं इनके पास ये अधिकार होते हैं कि मार्केट के अंदर जो बाकी की सब एजेंसीज हैं उनको ये मॉनिटर करती हैं, रेगुलेट करती हैं और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाती हैं, तो तभी तो आप मार्केट के अंदर करंट अफेयर दिखेंगे जो उस वाली न्यूज़ को कैप्चर करोगे। तो ऐसा नहीं करना है, बेसिक पार्ट आपको इकोनॉमी का भी निकालना है। मैं आपसे कहूँगा आप अपनी ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, अगर आपके पास, अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन साथ में अपना प्रैक्टिस पार्ट जरूर इन्वॉल्व रखिए। सेम गोज विद द ज्योग्राफी पार्ट, सेम गोज विद द साइंस पार्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको नजर आता है। सारी चीजें आपको उन्हीं के अनुसार चलनी है लेकर, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ आपका करंट अफेयर वाले पार्ट पर। करंट अफेयर को लेकर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको टॉपिकल करंट अफेयर की सीरीज करा रहा हूँ, और मैं मंथ वाइज भी करंट अफेयर आपको आपके पेपर से पहले करा दूंगा, पिछले 1 साल का। उसको लेकर तो आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं है। इवन स्टैटिक जीके का पार्ट भी। तो ये दोनों टॉपिक मैं आपसे भी डिस्कस जो कर रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं देखना है, आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैं प्रॉपरली प्लेलिस्ट दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं करंट अफेयर की आपकी सीरीज का प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उसको आप एग्जाम से जाने से पहले 2-3 बार रिवाइज करके चले जाइएगा, दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के 3 सेक्शन है, वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। वोकेबलरी, कोई एक्स्ट्रा वोकेबलरी नहीं करनी है। पिछले साल के पेपर उठाओ और पिछले साल के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, स्टेनो, जो भी एग्जाम है जहां पर भी इंग्लिश देखने के लिए मिलती है, उसकी वोकेबलरी ही आपको सबसे पहले रट मारनी है। चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, उनके ऑप्शंस हो, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, या फिर आपका स्पेलिंग करेक्शंस, पिछले 5-10 सालों का आपके पास होना चाहिए कलेक्शन। उनको रेगुलरली चैनल में चलाइए। 5 मैंने सिनोनिम कर लिए, 5 मैंने एंटोनिम कर लिए, 5 मैंने वन वर्ड कर लिए, 5 मैंने इडियम्स कर लिए, 5 मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर लिया। अगले दिन आए, फिर से उन्हें देखा और फिर उसके अगले बाद में आगे की तरफ बढ़ते चले गए। पूरा हो गया, फिर दोबारा से घूम कर आए, फिर यही साइकिल को हमने स्टार्ट किया, ठीक है। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट फॉर द वोकेबलरी पार्ट इन 60 दिनों के लिए। उसके बाद अगली चीज आती है हमारा ग्रामर। आपने जहां से भी ग्रामर पढ़ा हो, जहां से भी, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश विद रानी सिंह मैम करके आपको यूट्यूब चैनल के बारे में पता होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप अन अकेडमी प्लस पर हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो वो देखो आपके लिए सफिशिएंट ही है। आपका ग्रामर का जितना भी पोर्शन है उनके रूल्स को रेगुलरली साइक्लिक वे में आपको रिवाइज करना है और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको हर रिवीजन के साथ में लगानी है। एंड देन ये कवरेज करने के बाद ग्रामर का आपके पास आपके पिछले पेपर्स होने चाहिए, जैसे कि करेंट पब्लिकेशन को मैं सजेस्ट करता हूँ। उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपकी चीज़ों को अरेंज कर रखा है, वहां से आप प्रैक्टिस लगाइए। 15 एरर डिटेक्शन के सवाल लगा लिए, 15 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल लगा लिए, 15 आपने फिलर्स के सवाल लगा लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस, इस तरीके की प्रैक्टिस आपकी रेगुलरली होनी चाहिए। किसके साथ? आपके ग्रामर के कवरेज के रिवीजन के साथ साथ। देन आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका आपके एक्टिव आपके जो पैसेजेस आते हैं या फिर क्लोज टेस्ट आते हैं या फिर पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं, एकमात्र उसका आपको इम्प्रूव करने का उद्देश्य आपके अंदर ये होगा, थोड़ी थोड़ी रीडिंग लगाओ, थोड़ी थोड़ी रीडिंग लगाओ। न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर मत लो ऐसे तो, मोबाइल में आपके एप्लीकेशन के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, उनको पढ़ो। आर्टिकल जब तक आप नहीं पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो कि आपको समझ में आता है, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, ठीक है। कोई भी आर्टिकल, आपको आईपीएल सुनना पसंद है, आईपीएल देखना पसंद है, तो उसके आर्टिकल्स पढ़ने लगो। एंटरटेनमेंट पेज पढ़ना पसंद है, उसके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ो जरूर। एटलीस्ट लिखी हुई इंग्लिश को समझना तो सीखो। तो ये एक आपकी 15-20 मिनट की ड्रिल, और उसके बाद आपका प्रैक्टिस पार्ट। 2 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज सॉल्व कर लिए उसको अच्छे से समझने के बाद, 2 आपने क्लोज टेस्ट कर लिए, 10 आपने पैरा जंबल सॉल्व कर लिए।
ये आपको करना चाहिए इंग्लिश को लेकर। उसके बाद आता है यार आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपने जहाँ से भी क्वांट पढ़ा हो, आपको एकमात्र काम करना है कि अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार आप रिवाइज करो, एंड देन उसके बाद पिछले 4 सालों के ना सिर्फ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जैसे पेपर में पूछे गए सवालों को अच्छे से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद सवाल को खुश नहीं होना है, उसकी लैंग्वेज को दोबारा से देखो और देखो कि यार इसमें अगर मैं कोई चेंज करूँ तो मुझे क्या इसके अंदर अपने आप को बदलाव के रूप में देखना पड़ेगा, क्या चीज़ मैं इसके अंदर चेंज करके इस चीज़ को कर पाऊंगा। तो प्रैक्टिस इज द ओनली की आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पिछले 4-5 सालों के सवालों की, उतना ज़्यादा आपको बेटर फील होगा। बाकी आपके इस यूट्यूब के ऊपर मैं इन चारों ही सब्जेक्ट के सीजीएल के 2022 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज एक एक करके अपलोड करूंगा। ना सिर्फ जीएस में, आपका इंग्लिश, आपका क्वांट, आपका रीजनिंग, इन सबकी प्लेलिस्ट मैं इस पर प्रोवाइड करूंगा। वहां पर मैं आपको हर आइडिया को देने की कोशिश करूंगा कि आपके पेपर के लिए वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट डाल दीजिएगा। मैं वहां पर आपके कमेंट के ऊपर ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना हो या फिर मेरे टेलीग्राम को कनेक्ट करना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। पर्सनली कनेक्ट करना हो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके अपनी बातें पूछते रहते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अंदर कुछ और स्ट्रैटेजीज या फिर कुछ और चीज़ों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।